नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अंदाज क्या होता है? आज की दुनिया इसका जवाब इजराइल के रूप में जानती है। इसलिए जब से ईरान ने इजराइल की धरती पर 181 मिसाइलें दागी हैं, तभी से मुंहतोड़ जवाब की अटकलें तेज हैं। इस बीच इजराइल के न्यू ईयर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि यह साल पूर्ण विजय का होगा। इजराइल ने पहले ही कह दिया है कि जगह और वक्त हम तय करेंगे, जंग के आसार मध्य पूर्व में है। लेकिन भारत में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चले हैं। आज दिखाएंगे इसके ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही यह भी बताएंगे अगर हालात युद्ध की तरफ बढ़े तो आपकी जेब पर क्या असर हो सकता है। इसके साथ ही खबर होगी देश की सियासत की, जिसमें आज से पॉलिटिकल मैन बन गए प्रशांत किशोर सुर्खियों में। साथ ही बात होगी विनेश फोगाट के लिए प्रियंका की फाइट की। लेकिन सबसे पहले बात ईरान के खिलाफ इजराइल की पलटवार वाली तैयारी की। अभी इसकी टाइमिंग पर सस्पेंस है, लेकिन अपने देश में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो चले हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये इजराइल का आसमान है जिस पर ईरान अंगारे बरसा रहा है। हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर नसरल्लाह के सफाई से बौखलाए ईरान ने सिर्फ 25 मिनट के भीतर 181 मिसाइलें दागी तो तेल अवीव की हवा बारूदी हो गई। Are we heading towards a full-fledged war in the Middle East? Has to be very clear is that Iran will pay a price for this aggression, and Israel is determined because we have the conviction of our people and we will not stay silent. जंग इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के बीच छिड़ी हुई है, लेकिन रिएक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है। पहले वो देखिए जो नसरल्लाह के सफाई के लिए चलाए गए इजराइल के ऑपरेशन न्यू ऑर्डर की कामयाबी के बाद दिखा। 29 सितंबर को शिया समुदाय ने जम्मू कश्मीर के बडगाम में प्रदर्शन किया। 30 सितंबर को शिया मुसलमानों ने लखनऊ के साथ साथ मुरादाबाद और दिल्ली में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन मातम का ये मंजर बदलते देर नहीं लगी। जैसे ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, शोक में डूबी आवाजों में नया दम आ गया। पहली तस्वीर आई जम्मू कश्मीर के बडगाम से। देश की सबसे बड़ी शिया आबादी वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुसलमानों के लिए भी इजराइल विलेन और ईरान हीरो है। उन्होंने तो उसको पे अटैक करके बहुत ही अच्छा किया। अपनी कौम के लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादती जो जुल्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हक की लड़ाई है। किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा उन लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज को। ईरान ने इजराइल पर हमला। हैदराबाद की मुस्लिम आबादी कह रही है कि ईरान ने जो किया सही किया। ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है, ईरान ने इजराइल के हमलों का जवाब दिया है और ईरान जो सो अपने हक के लिए लड़ रहा है। हमला नहीं है, इट्स टोटली इट वाज इन अ डिफेंस, इट्स अ इमोरल एक्ट व्हिच हैज बीन डन बाय इजराइल। ईरान के समर्थन में उठी इन आवाजों में शिया सुन्नी का भेद मिट गया। हाथों में सीरिया, इराक, सऊदी अरब का नक्शा लेकर बैठे शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद अटैक और डिफेंस का फर्क समझाने लगे। जो अपने मुल्क की लड़ाई लड़े वो आतंकवादी होता है, जो हमला करे उनके मुल्क पर कब्जा करे वो आतंकवादी है। इस्राइल आतंकवादी है, फिलिस्तीनी ना हिजबुल्लाह ना फिलिस्तीन, कोई आतंकवादी। ईरान ने जो कदम उठाया है, आगे कोई और रास्ता बाकी नहीं रह गया, क्योंकि तमाम नाइंसाफियों और जुल्म सितम की हदें पार हो चुकी हैं। ईरान ने कल जिस तरीके से मर्दानगी का सबूत दिया है, पूरी तरीके से ईरान को इजराइल को खत्म करने की जरूरत है। इजराइल और ईरान की जंग को लेकर भारत में कही जा रही इन बातों पर विश्व हिंदू परिषद गर्म है। अभी जब ईरान ने हमला किया तो किस बेशर्मी के साथ तालियां बजा रहे हैं कुछ लोग। इससे उनकी चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट नजर आता है। ये कट्टरवाद न सिर्फ दुनिया के लिए अपितु इस्लाम के लिए भी खतरनाक है।
देखिए, इजराइल ने मिसाइल दागी तो प्रतिक्रिया कुछ और ईरान ने मिसाइल चलाई तो प्रतिक्रिया कुछ और। यह इजराइल ईरान टकराव के बाद भारत में दिख रहे असर का सिर्फ एक पहलू है। अगर दोनों देशों में जल्दी सुलह ना हुई तो अलग पहलू भी सामने आ सकता है। इस टकराव का कच्चे तेल की कीमत पर भी अभी से असर दिखने लगा है, जो त्योहारी मौसम में महंगाई की आशंका खड़ी कर रहा है। लेबनान में इजराइल के एक्शन के बाद ईरान ने इजराइल की धरती पर मिसाइलें दागकर सीधे सीधे आर पार का न्योता दे डाला। अब मध्य पूर्व में महायुद्ध का अलार्म बज रहा है। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान पर पलटवार के लिए जगह और वक्त खुद तय करेगा। You would retaliate in the sense the way Iran fired 181 missiles, you will also attack Iran on its own land? There's a very simple rule. Whoever attacks us will be attacked. Any timeline? I'm not going to get into operative details. Our Prime Minister has stated that. अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई में एलानिया तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। जाहिर है भीषण टकराव की आशंका है। अस्थिरता भरे इस दौर का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे भारी उछाल की है। सोमवार से ही इसकी कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल बेंचमार्क माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सोमवार को $71.77 प्रति बैरल थी, जो मंगलवार को कारोबार बंद होने तक $73.56 तक पहुंच गई। 2 अक्टूबर को यानी बुधवार को भी इसमें उछाल देखा गया और कीमत $75.84 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यानी सोमवार से बुधवार तक इसमें $4.07 प्रति बैरल का उछाल आ गया, जो 5.67% ज्यादा है। जाहिर है अगर मध्य पूर्व में युद्ध की चिंगारी इसी तरह भड़कती रही तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन घटेगा, जिसका हिंदुस्तान पर बड़ा असर होगा, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश है। इसमें भी खास बात यह है कि भारत के कच्चे तेल आयात का 51% हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आता है। जो हिंदुस्तान के अपनी एक ज़रूरत के आधार पर 15 से 20% क्रूड जो है हम लोग वहाँ से रशिया से एक ठीक ठाक दाम पर, जो इंटरनेशनली वैसे कम है, उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके कारण शायद ये कुछ हम लोगों को सेव मिल जाए और हम सेव कर सकें अपने आप को, बट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आम लोगों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि युद्ध जैसे हालात का भारत के शेयर बाजार पर क्या असर होगा। अगर एक्सपर्ट की माने तो अभी चिंता की कोई बात नहीं। युद्ध पहले भी हुए हैं और भारत का बाजार स्थिर रहा है। वॉर का इम्पैक्ट थोड़ा शॉर्ट ड्रिवन होता है मार्केट में। हाँ, ये लॉन्ग टर्म नहीं जाने वाला। टिल द टाइम ये मेजर कंट्री फुल फ्लेजेडली वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो तब तक हम कोई भी चीज को लेके हम लोग हड़बड़ी नहीं करें। देखिए, इजराइल और ईरान मध्य पूर्व के दोनों देशों से भारत के बेहद करीबी रिश्ते हैं। ये रिश्ते कारोबारी भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और भावनात्मक भी। इसलिए दोनों की टक्कर ने भारत के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक मोर्चे से भी जुड़ी हैं और इसके कूटनीतिक पहलू भी हैं। लिहाजा भारत हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रहा है। हमास ने करीब साल भर पहले जंग की जो चिंगारी भड़काई थी, वो देखते ही देखते 4 देशों तक फैल गई। इजराइल पर ईरान का ताज़ा हमला इसी की सबसे ताज़ा कड़ी है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बदले की कार्रवाई पूरी दुनिया को भयंकर विनाश की तरफ धकेल सकती है। न ईरान पीछे हटता दिख रहा है, न इजराइल का इतिहास रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ है तो इजराइल ने जवाबी हमला बोला है। और ईरान कुछ अपने डोमेस्टिक प्रेशर में भी है, कहीं से किसी तरह का आत्मसमर्पण या इस तरह की स्थिति में नहीं दिख रहा है। इजराइल और ईरान ये दोनों एशिया के ऐसे देश हैं जिनसे भारत के संबंध शुरू से ही काफी अच्छे रहे हैं। लिहाजा इनकी जंग भारत की चिंता बढ़ा सकती है। मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है, ये एक विश्व युद्ध नहीं तो महा रीजनल युद्ध
की तरफ जाता दिखता है। भारत को डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हमारे इंडियन वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स जो कि खाड़ी और अरब देशों में नौकरियां कर रह रहे हैं। युद्ध क्षेत्र से अपने नागरिकों को दूर रखना भारत की पहली चुनौती होगी। इससे निपटने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। भारत ने इजराइल और लेबनान की यात्रा पर पाबंदी तो नहीं लगाई है, लेकिन अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के नाम, निशान और झंडे का ऐलान कर दिया। उनके राजनीतिक दल का नाम जन सुराज पार्टी है। दलित समुदाय से आने वाले मनोज भारती को इसका प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर चुके मनोज भारती 4 देशों में राजदूत रह चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वजूद में आई ये पार्टी बिहार की राजनीति पर कितना असर डालेगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदियों जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? जन सुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। पटना का वेटनरी कॉलेज ग्राउंड, जहां हुआ जनसुराज का स्थापना अधिवेशन, और बिहार के सियासी आसमान पर एक और राजनीतिक दल ने इसके साथ ही दस्तक दे डाली। चुनावी रणनीतिकार से जनसुराज के सूत्रधार बने प्रशांत किशोर की अगुवाई में यहाँ हजारों लोगों ने नए सियासी सफर की शुरुआत की। क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में पदयात्रा की शुरुआत की थी। अब तक ये पदयात्रा 17 जिलों से होकर गुजर चुकी है। 2 साल तक बिहार के गांव-गांव में जनसुराज का संदेश पहुंचाने के बाद आखिरकार प्रशांत किशोर ने अपने संगठन को सियासी आकार दे दिया। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रशांत किशोर के इस शक्ति प्रदर्शन के बीच बीजेपी से लेकर जेडीयू और आरजेडी जनसुराज को सीरियसली लेने तक को तैयार नहीं थी। बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है। बहुत लोगों को बहुरूपिया बना करके सामने खड़ा कर रही है। वोट कटवा के रूप में ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस लिए साथ आएगी भाई? क्यों आएगी? क्रेडिबिलिटी क्या है इनकी? इस देश में 2500 राजनीतिक दल है, तो नया कपटीवाल फिर से मार्केट में आया है। भादो खत्म होगा और ये बरसाती मेढक जो है खत्म हो जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और अब बात हरियाणा की, जहां आज विनेश फोगाट के लिए प्रचार करने प्रियंका गांधी वाड्रा जुलाना पहुंची। कांग्रेस की इस रैली में विनेश फोगाट ने अपने लिए प्रियंका की फाइट का खास तौर पर जिक्र किया। विनेश ने प्रियंका को दुर्गा का रूप भी बता डाला। बचपन से जो तस्वीर इंदिरा गांधी जी की मेरे मन में थी, जब मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मैं बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी को देखने लगी, तो जो उनकी छवि थी मेरी आंखों में, वो बिल्कुल हूबहू, और पूरा देश भी इस चीज को मानता है कि ये हमारे बीच में इंदिरा गांधी जी की जो दूसरी तस्वीर है, दूसरी शक्ति है, वही दुर्गा का रूप है, वही कोमल हृदय वाली है। उन्होंने पूछा था कि कुश्ती का क्या करना चाहते हो? हमने बोला दीदी कुश्ती करने का बिल्कुल मन नहीं है। जिस मैदान में हम लड़े हैं, जिस तिरंगे को हमने फहराया है, आज वो तिरंगा हमारे पैरों के नीचे रोंदा जा रहा था। बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो चीजें, वो दर्द हम बता नहीं पाएंगे आपको कभी भी। लेकिन इन्होंने बोला कि कुश्ती नहीं छोड़नी है और मैं चाहती हूँ तुम उस मैट पे दोबारा जीतो। और बात पीएम मोदी के गांधी संकल्प की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली और झारखंड से एक साथ कई संदेश दिए। गांधी जयंती के मौके पर पीएम दिल्ली में स्कूली छात्रों के बीच पहुंच गए, खुद हाथों में झाड़ू थामी और बच्चों को सफाई का महत्व भी समझाया। तो झारखंड में आदिवासी समाज से संवाद करते दिखे।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधी संकल्प है। बापू की जयंती है, स्वच्छ भारत मिशन का 10वां साल है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के साथ झाड़ू लगा रहे थे। ये क्या है? गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी देखते हैं क्या कि स्वच्छता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपको याद रहेगा। यस सर। क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते हैं। गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है कौन नहीं करता है। दिल्ली के एक स्कूल में प्रधानमंत्री ने बच्चों से योग पर बात की और सेहत से सफाई का रिश्ता समझा दिया। स्वच्छता से क्या क्या फायदे होते हैं? सर, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, इससे हमेशा हम साफ रहेंगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा का सूत्र याद कराया तो झारखंड को 83,300 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी और विकास में अपनी हिस्सेदारी खोजते जनजातीय समाज के बीच भी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आज जनजातीय समाज के 33 संगठनों के नेताओं से बात की। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया है। ये देखिए, इजराइल में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. मंगलवार रात को ईरान ने इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। सिर्फ 25 मिनट के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने भी कसम खाई है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन हमले में नुकसान हुआ या नहीं और हुआ तो कितना, यह एक पहेली बना हुआ है। ईरान का दावा है कि उसने हमले में इजराइल के मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है, जबकि फाइटर जेट को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल ने बयान दिया है कि ईरान की मिसाइलें फुस साबित हुई और दुनिया के सबसे मजबूत माने जाने वाले इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। दो मुल्क अलग अलग दावे कर रहे हैं और इनके बीच आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल के आयरन अस्त्र की पूरी कहानी। सायरन की आवाजों को सुनकर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरा विश्व चौकन्ना हो गया था। मंगलवार को इजराइल में रात के 7:45 बजे थे, जबकि हिंदुस्तान में रात के 10:15 बज चुके थे और इसी वक्त ईरान ने इजराइल पर एक साथ 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ये देखिए, मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के आम लोग किस तरह से सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। आसमान में तैर रहा ईरान का ये वो बारूद है जो मध्य पूर्व के देश इजराइल को तबाह कर सकता था। हमले के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इजराइल पर ईरान का हमला
90% से ज्यादा कामयाब हुआ है। इजराइल पर हमला 90% से ज्यादा सफल रहा। इजराइल पर अटैक के बाद ईरान की संसद से आई तस्वीरें देखी, जहां हमले के बाद जश्न मनाया जा रहा था। इजराइल के अलग अलग दुश्मन मुल्क से जश्न की तस्वीरें आई। इतना ही नहीं, ईरान ने यहाँ तक दावा किया कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर तक को हमले में तबाह कर दिया है। हमारे निशाने पर इजराइल के 3 प्रमुख एयरबेस, आतंकी मोसाद का हेडक्वार्टर, रडार सिस्टम और गाजा पट्टी के सीमा से सटे बख्तरबंद वाहनों के जमावड़े वाले जगह थे, जो गाजा में नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन इजराइल ईरान के किसी भी दावे से इत्तेफाक नहीं रखता है। इजराइल डंके की चोट पर कह रहा है कि दुनिया जिस एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा मानती है, इजराइल अपने उसी कवच के दम पर ईरान के हमलों को विफल बना चुका है। इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। इजराइल का वो रक्षा कवच जो न सिर्फ पूरे देश को महफूज रखता है, बल्कि हमले के लिए दागे गए रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ईरान की सैकड़ों मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही मार गिराया? क्या मंगलवार को ईरान के हमले में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कारगर साबित हुआ? इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल का आयरन डोम काम कैसे करता है। और जवाब के लिए ये तस्वीर देखिए, जब गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए थे और हमले के फौरन बाद इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी थी। और फिर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने बारी बारी तमाम रॉकेट को वार करने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया था। लेकिन हवा में हमला करने वाले रॉकेट और मिसाइल को रोकने के लिए आयरन डोम किस तकनीक पर काम करता है, वो देखिए। जैसे ही इजराइल की धरती की तरफ दुश्मन देश से कोई रॉकेट या मिसाइल हमले के लिए बढ़ती है, तो सबसे पहले रडार सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो ये पता लगाता है कि रॉकेट कितनी रफ्तार से आ रहा है और किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। रडार सिस्टम ये जानकारी आगे कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर की टीम ये पता लगाती है कि हमले में दागा गया रॉकेट या मिसाइल से इजराइल को नुकसान हो रहा है या नहीं, मतलब वो आबादी वाले इलाके में गिरने वाला है या कहीं और। अगर आबादी वाले इलाके में नहीं गिर रहा तो उसे गिरने दिया जाता है। जैसे ही पता चलता है कि हमला इजराइल की आबादी वाले इलाके में होने वाला है, तो इसके बाद तीसरे नंबर पर मिसाइल फायरिंग यूनिट एक्टिवेट होती है, जो हमले वाले रॉकेट को गिराने के लिए मिसाइल फायर करती है। करीब 3 किलोमीटर लंबी और 90 किलो वजन वाली तामर इंटरसेप्टर मिसाइल टारगेट की तरफ बढ़ती है और हमले वाले रॉकेट को हवा में ही खत्म कर देती है। और ये मिलकर बनता है इजराइल का आयरन अस्त्र, आयरन डोम। आयरन डोम एक बहुत ही प्रचलित इसलिए है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा इजराइल ने इस डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया है, खास करके जब हमास गाजा से जो रॉकेट्स दागे जाते हैं या ड्रोन दागे जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज की लो एल्टीट्यूड की मिसाइल है। इसमें एक रडार होता है और एक इंटरसेप्टर होता है जो कि आने वाले रॉकेट को, हमले को, आने वाले किसी ड्रोन को गिरा देता है। देखिए, अब सवाल यह है कि क्या कल ईरान के हमले में आयरन डोम सिस्टम अकेले काम कर रहा था? तो जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि कल इजराइल के आयरन डोम के साथ उनका सबसे ताकतवर कवच एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एरो 3 काम कर रहा था।
एरो 3 की खासियत यह है कि वो लंबी दूरी के खतरे से निपटता है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। हमला ईरान ने किया था और मिसाइलें दागी थी, इसलिए मोर्चा इजराइल के एरो 3 ने संभाला। इजराइल का एरो 3 सिस्टम 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर खतरे को रोकने की ताकत रखता है। आपकी स्क्रीन पर इजराइल के एयर डिफेंस की सबसे बड़ी ताकत एरो 3 की तस्वीर मौजूद है, जो इजराइल की जमीन से करीब 2400 किलोमीटर दूर तक के खतरे को खत्म कर सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इजराइल के सुरक्षा कवच में मंगलवार के हमले में एरो 3 का इस्तेमाल हुआ, तो फिर आयरन डोम कब काम आता है? बहुत आसान तरीके से हम आपको बताते हैं कि इजराइल खतरे को आंक कर कैसे अपने अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करता है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले नंबर पर आता है आयरन डोम, जो कम दूरी से आने वाले रॉकेट को निशाना बनाता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, यानी ये 70 किलोमीटर दूर तक के खतरे को रोक सकता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक खतरे को रोकता है। दूसरे नंबर पर आता है डेविड स्लिंग, जो मध्यम से लंबी दूरी के लिए काम करता है। इसकी रेंज 40 से 300 किलोमीटर के बीच है और ये करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर खतरों को रोक सकता है। इसका सक्सेस रेट 90% माना जाता है। और आखिर में आता है इजराइल का तुरुप का इक्का यानी एरो 3, 100 किलोमीटर की ऊंचाई और 2400 किलोमीटर की दूरी तक अपने मुल्क पर आने वाले खतरे को भांपकर हवा में ही खत्म कर देता है। इजराइल के पास आयरन डोम के अलावा लंबे दूरी के एरो 2 और एरो 3 इस इंटरसेप्टर बनाए हैं। इसको वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों ही खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है और यही कारण है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और ईरान से आने वाली तमाम मिसाइलें, जिसमें कि सुपरसोनिक्स इस बार उन्होंने यूज़ की, जो कि बताते हैं कि 10,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आई हैं, उनको भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया है, इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के मुताबिक उसने एरो 3 सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान की तमाम मिसाइलों को फुस कर दिया है। More than 180 rockets fired at Israel yesterday by Iran and Iran's Revolutionary Guards. Most of the rockets were intercepted both by our air defense system, but also by there were several hits in the south of Israel as well. We're still assessing the complete damages, but I can tell you that no loss of life. और अब इजराइल ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान हमले की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। इजराइल सही वक्त पर जवाब देगा। If we destroy Hamas, if we destroy Hezbollah, they will be able to target us. But this is not going to be possible for them. They cannot continue to be impune, and they will have to pay a price for their aggression. Yeah, Ambassador, with your permission, I'd also want to explain to our viewers what exactly Israel के राजदूत वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस तरह से 181 जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये अप्रत्याशित है। ऐसा आज तक नहीं हुआ और माकूल सबक सिखाया जाएगा, यानी कि पलटवार करेगा इजराइल। There's a very simple rule. Whoever attacks us will be attacked. Iran will be attacked. Is that what you're saying? Yes. यहां बिना लार लपेट दो टूक इजराइल के राजदूत ने कहा है, ईरान ने हम पर हमला किया है, हम भी जवाब देंगे, हमला हम भी करेंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान के हमले में इजराइल में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें इजराइल के शहर तेल अवीव की हैं, जहां ईरान के मिसाइल अटैक में पूरा स्कूल मलबे का ढेर बन गया है। इसी तस्वीर के अगले हिस्से को देखिए, जहां मिसाइल अटैक के कई घंटों बाद भी हमले वाली जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती के आदेश दे दिए हैं।
ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया चिंता में है और तनाव रुकने के फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ईरान की आर्मी ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ उसने पहली बार हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो इजराइल के पूरे बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे। अगली बार अगर हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हम उनकी सुरक्षा को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। निश्चित तौर पर अगर वो कुछ गलत करते हैं तो मंगलवार रात से ज्यादा भीषण जवाब दिया जाएगा। जो आयरन डोम इन्होंने बनाया है वो लोहे से नहीं बना बल्कि कांच से भी ज्यादा नाजुक है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। कितनी बिल्डिंगें ध्वस्त हुई, कितने मिलिट्री कैंप्स पर अटैक हो गए, क्या हुआ कुछ भी नहीं। देखिए बात यह है कि मिसाइल मारी, हम नंबर्स दे सकते हैं। एक तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, इनके पास जो पुरानी मिसाइलें हैं दे आर नॉट सो इफेक्टिव, ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। हाँ, जहां गिरेंगी वहां पे तबाही मचेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। जबकि दूसरी तरफ ईरान के हमले के बावजूद इजराइल ने बुधवार सुबह लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण बम बरसाए हैं। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि ईरानी हमले के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने ऑपरेशन को और तेज कर सकता है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर यह हमला हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला बताया है। इजराइल की लड़ाई 4 मोर्चों पर हो रही है, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान। मामला नहीं रुका तो पूरे मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आने वाला है। फिलहाल ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात भी साबित हो सकती है। फिलहाल भारत की बात में आज जितना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।